दोस्तों नमस्कार, नेशनल फ्लरिश मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ प्रयागराज में ही धनुपुर विकास खंड में सहायक अध्यापक के तौर पर काम कर रहे अनुराग जी हैं, अनुराग सिंह हैं। और आपने कोरोना काल के दौरान एक संगठन बनाया, नाम उसका है टीम पहल, और आपने तमाम लोगों को मदद पहुंचाने का काम शुरू किया है। यह पूरा अभियान कैसे है, क्या है, इसके बारे में अनुराग जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि टीम पहल ने कोरोना के दौरान और उसके बाद भी कई लोगों को मदद की है, और आर्थिक तौर पर ऐसी मदद अचानक अगर किसी को मिले जिसकी उम्मीद ना हो तो वह अपने में ही बेशकीमती हो जाती है। परिवार के लिए बहुत लाभदायी होती है, और परिवार का कोई कमाऊ सदस्य यदि ना रहे, उसके बाद उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए वह रकम कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह ईश्वर न करे कभी किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन पड़ती है। संयोग है कि ऐसा होता है, एक प्राकृतिक बात है। दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती रहती जिनके कारण ऐसा होता है। तो आइए अब सीधे अनुराग भाई से मुखातिब हुआ जाता है। अनुराग जी, आपका स्वागत है, नेशनल फ्लरिश मीडिया पर आपका स्वागत है। टीम पहल का गठन करने का विचार क्यों आया और कब आपने गठित किया? जी, हमारे बैच के एक साथी थे, प्रभावनाथ गुप्ता। तो एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उनका वो एक्सपायर हो गए थे, दिवंगत हो गए थे। तो जब ये हुआ तो उसके बाद मन में विचार आया कि किस तरह से उनके परिवार की सहायता की जाए। हमारे बैच के थे, मुश्किल से 4 वर्ष हुए थे सेवा स्टार्ट किए। तो उनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, अपने जो समूह था उसके व्हाट्सएप ग्रुप से, और 78,000 रुपये करीब हमने उस समय इकट्ठा किया था। बीएसए साहब तत्कालीन जो थे, उनके माध्यम से हमने उनकी पत्नी को और पिताजी को बुला के वो चेक दिया था। लेकिन एक मन में एक कसक रह गई थी कि क्या ये एक अमाउंट जो है, क्या उनके परिवार के लिए किस तौर पे सहारा बन पाएगा। तो एक बहुत छोटा अमाउंट था, तो मन में बन रहा था बहुत दिनों से, बहुत साथियों से बातचीत भी चल रही थी। इसी दौरान हमारे एक साथी हैं पीयूष चतुर्वेदी जी, बहराइच में पोस्टेड हैं। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने विचार रखा कि हम लोग को इस तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहिए और कार्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम लोग हमेशा बचना चाह रहे थे कि क्योंकि पैसे जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे आरोप बहुत लगते हैं। तो हम कार्य करना चाह रहे थे, कार्य के साथ ये नहीं चाहते थे कि हाँ कोई पैसे का इस तरह का आरोप लगे कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने इस व्यवस्था को स्टार्ट किया, और 26 जनवरी 2021 को तो पीयूष जी और हम 2 लोगों ने स्टार्ट किया था। हमारे संयोजक हैं निर्भय सिंह जी, उनके साथ आपसी सहमति से इस पर विचार हुआ और ये चीज़ें हुई। तो 26 जनवरी 2021 को हमने स्टार्ट किया, और इसमें पूरी कोशिश की गई कि किसी भी तरह की मतलब ऐसी चीज़ हो कि जिसमें उस परिवार की अधिक से अधिक मदद मिले। और फाइनेंशियली, क्योंकि जो मामला फाइनेंशियल होता है तो वहाँ इस तरह के मामले होते हैं, तो हम लोग बचने आपने बताया कि आपने जो पहला मौका आया जिसमें आपने 78,000 रुपये की मदद की जी, तो 78,000 रुपये कैसे आपने जुटाए, क्या प्रोसेस अपनाया जो मदद के लिए 78,000 रुपये किस रूप में आप जुटा पाए? हम लोग का एक ग्रुप था हमारे बैच का, हमारे बैच के साथी थे, तो हम लोग का बैच का एक ग्रुप हम लोगों ने बना रखा है। वर्तमान में उसमें 516-17 करीब साथी हैं। तो उस समय हम लोगों ने अपने बैच के साथी थे कि अपने बैच के साथी हैं तो हम लोग क्यों ना इसको किया जाए। तो उसके लिए पैसा कलेक्शन स्टार्ट हुआ, और पैसा आता था, अकाउंट नंबर मैंने अपना ही जारी किया था, पैसा आता था, उनका बाकायदा रिकॉर्ड उस पर तुरंत ही हो जाता था कि ये साथी हैं, इन्होंने इतने पैसे दिए। वो हम लोग कॉन्टीन्यूस में लगातार डालते गए थे। बाद में उसको फेसबुक पे डाला ताकि कोई ये चीज़ मन में ना आए कि हाँ ये भी चीज़ें होती है ना, वित्तीय नियमितता का मामला सबसे ज़्यादा डर हमेशा रहता है। जब भी आप इस तरह के मामले में बढ़ते हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं पर उंगलियाँ उठाने वाले लोग हमेशा होते हैं। तो उसको मैंने फेसबुक पे भी बात डाला कि हाँ किसी को भी डाउट रहेगी, हाँ ये पैसे इसके अलावा भी कुछ आए हों तो वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इस तरह से करके हम लोग ने कलेक्शन किया। वो बाकायदा सारा रिकॉर्ड अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है कि इनके साथियों ने कितने पैसे दिए थे, और वो इस तरह से करके अमाउंट एक बना। मतलब अपने जो शिक्षक साथी हैं आपके बैच में जो शिक्षा विभाग में आए,
उन लोगों से आपने एक किस्म का सामुदायिक चंदा जी, बिल्कुल, जुटाया, बिल्कुल। क्राउड फंडिंग की। जी। तो क्राउड फंडिंग के जरिए आपने 78,000 रुपए जुटा करके जी। मदद की। हाँ। लेकिन आपके ही विभाग में एक संगठन है TSCT, जो ये दावा करता है कि हम 30 लाख 31 लाख रुपए जी। साथियों को अपने, जिनके भी दिवंगत होते हैं, उनके पारिवारिक मदद के लिए देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ और कर सकते हैं, या कुछ और रकम जुटा सकते हैं, या संगठन को और विस्तार दे सकते हैं? तो अब तक आपने जो सर्वाधिक रकम मदद के लिए दी, वह रकम कितनी है, और आगे और बढ़ा सकें इसके लिए क्या कर रहे हैं? जो मैक्सिमम जो मदद रही है वो 6 लाख कुछ हज़ार रुपये पहुंचा था। वो बाराबंकी के साथी थे, उनके लिए अभी तक 19 परिवारों को हम लोग 67 लाख रुपए अब तक दे चुके हैं। टीम पहल की जो बेसिक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कि टीम पहल निःशुल्क कार्य करती है। हमारी कोर टीम है, कोर कमेटी है, हम लोग जो कोर टीम के सदस्य हैं वो सदस्य ही सारे पैसे इसमें खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो भी हुए हैं, वेबसाइट मेकिंग है, ऐप मेकिंग, और भी ग्राउंड लेवल पे जितने भी कार्य होते हैं, तो ये प्रदेश में निःशुल्क कार्य करने वाली ये प्रथम संस्था है। और बाकी जो आपने नाम लिया, तो जिस समय हमने स्टार्ट किया था, जो हमने कलेक्शन किया था, जो इसके बारे में स्टार्टिंग हुई थी 78,000 रुपये जो मैं बताया प्रभानाथ जी के लिए, उस समय तक कोई भी संस्थाएं इस तरह की नहीं थी। वो एक स्टार्टिंग थी हमारी, और इसके बारे में प्लानिंग चल ही रही थी कि कोई भी अन्य संस्था आ गई, संभवतः एक उदाहरण इससे भी लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो और दूसरी बात और है कि हमने कहा ना कि हम निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, और ऐसी करने वाली कोई भी संस्था प्रदेश में नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप निःशुल्क काम करते हैं। TSCT जो संस्था है, हालांकि आपका एक, कह लीजिए, अब प्रतिद्वंदी संगठन हो गया है, तो वो सदस्यता शुल्क जमा करते हैं। जी। सदस्यता शुल्क लेकर के भी उन्होंने एक अपने संगठन को विस्तार दिया। जी। आपको नहीं लगता कि आप पहले काम आपने शुरू किया, उसके बावजूद आप पीछे रह गए? क्या वजह है? कुछ आपने पड़ताल की कि क्यों हम पीछे रह गए, या हमारी टीम क्यों पीछे रह गई? टीम पहल क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक पहुंच पाई? एक वजह ये रही कि जब हमने स्टार्ट किया था, और जब ये प्रोसेस था, हम लोग की बातचीत पूरे प्रदेश में होती रही, और हमारा जो एक बैच था, बैच में काफ़ी एक्टिव लोग रहे हैं, सब में आपस में बातचीत पूरे प्रदेश में होती रही है। बातें कब कहाँ से और कैसे पहुंची, किसके पास, ये नहीं होता। मेन चीज़ होता कि जिसने स्टार्ट कर दिया, तो अब उसमें ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बोलना उसके बारे में। एक चीज़ था कि जब इन्होंने स्टार्ट किया, वो भी निःशुल्क आए थे, और एक समय मुझे सुनाई पड़ा ऐसा कि अब ये पैसा लेने वाले हैं। और जिस दिन इन्होंने बोला है, जब तक ये कार्य कर रहे थे निःशुल्क, हमने स्टार्ट नहीं किया। मुझे लगा एक अच्छा कार्य चल रहा है, हमें आने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हम भी वही काम करें। जब एक संस्था अच्छा कार्य कर रही है तो स्वागत है, आप करिए। शिक्षकों का मामला था। जिस दिन हमें पता चला कि अब ये पैसे लेके कार्य होगा, तो मुझे पता नहीं क्यों, मैं थोड़ा कैलकुलेशंस काफ़ी करता हूँ, तुरंत ही माइंड क्लिक कर गया कि 50 रुपये अगर आप कहते हैं लेने के लिए, आज आपके पास संख्या 50,000 है, कल 1 लाख होगी, तो आप क्या 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेंगे? कार्य क्या है ऐसा? तो ये तो मतलब मुझे लगा कि ये उद्देश्य कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, उद्देश्य कुछ और है। तो उस स्थिति में इसका उद्देश्य क्या ये भी हो सकता है कि मदद के बहाने कमाया जाए? अब ये आप सब समझ सकते हैं, इसमें मैं कोई भी चीज़ बोलूँ बाद में चीज़ें आगे बढ़ें, वो बढ़नी ही है। अब ये जा रहा है तो बढ़नी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैंने ये स्टार्ट किया था, और ये हमेशा के लिए कह रहा हूँ कि हमारी संस्था जो काम कर रही है, इसमें पैसे कभी भी नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इसी को सोच के आया कि किसी भी तरह का करप्शन ना हो। शिक्षकों, दिवंगत साथियों के परिवार की सेवा करना हम सब चाहते हैं। किसको बुरा लगता है कि उनके परिवार की सहायता हो रही है? पर इसके रूप में अगर कोई ऐसा संगठन पनप रहा है जो इसको एक अर्निंग का स्रोत, एक बिजनेस मान रहा है कि हाँ ये करेंगे तो हमें इतना इनकम होगी, तो वो मुझे थोड़ा सा अनुचित लगा। और तक जी ये बताएं कि जैसे मान लीजिए किसी परिवार में किसी शिक्षक की निधन हो गया या कोई कैजुअलिटी हो गई, तो कैसे सूचना कैसे कलेक्ट करते हैं कब इनको मदद की जानी है, और फिर लोगों के बीच में कैसे उसको प्रसारित करते हैं, ये थोड़ा बताएं। जी। तो हमारे विभिन्न जिलों में हमारे जिला प्रभारी बने हैं, और उन जिलों में ब्लॉक प्रभारी भी हैं। तो कभी भी जो हमारी टीम पहल से जुड़े हुए साथी, अगर कुछ ऐसी सूचना आती है तो उनके माध्यम से हम लोग को पता चल जाता है। फिर उनके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनके साथ ये घटना घट गई है, फिर उसको जाके वेबसाइट में चेक करते हैं कि जो हमारी नियमावली है उसके अंतर्गत वो आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या उन्होंने सहयोग किया था, क्योंकि सहयोग तो एक अनिवार्य प्रक्रिया है।
तो जो अगर देख लेते हैं कि हाँ वो इस रूप में उन्होंने कार्य किया हुआ है, मीन्स जो इसके पहले जो दिवंगत साथी हुए थे उनके लिए उन्होंने भी सहयोग किया हुआ है, तो उनके परिवार के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताएं, जैसे आपने कहा कि हम ये देखते हैं कि जिसका निधन हुआ, जी। जिसकी कैजुअलिटी हुई, हम्म। उसने पूर्व में कभी संगठन को मदद की है कि नहीं? यानी जब कभी किसी को मदद की जरूरत पड़ी है जी। तो उसने कुछ पैसे से आर्थिक सहयोग किया है कि नहीं? जी। तो एक चीज़ ये बताएं कि क्या अगर किसी ने कोई मदद पूर्व में नहीं की है और उसके निधन की सूचना प्राप्त होती है तो क्या उसको पैसा नहीं देते? क्या उसको सहायता नहीं करते क्या? जब हमारी टीम पहले की शुरुआत हुई थी तब उसके पूर्व तो कोई सहयोग हुआ नहीं था, तो ऐसे साथियों को भी दिया गया अमाउंट, उनके परिवार की मदद की गई। लेकिन एक विधा अगर हम लोग नहीं इस तरह की क्रिएट करेंगे जिसमें कि सहयोग अनिवार्य है, या एक कुछ ऑप्शन छोड़ दिए हैं कि अगर मान लीजिए एक बार नहीं कर पाए तो भी हम लोग टीम पहले सहयोग करती है इसके बाद भी, तो एक तरह से एक अव्यवस्था सी हो जाती है कि इतनी बड़ी संख्या है और कोई भी घटना घटेगी, अगर लोग सोचेंगे तो सहयोग करने की ज़रूरत ही क्या है। हमें कोई हमारे साथ कोई घटना घटेगी तो सब लोग आएंगे, पर दूसरे का अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो सहयोग आएगा कहाँ से? ये तो हम सब मिलकर सहयोग करते हैं ना। ठीक है। इसलिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है, सहयोग जो करते हैं उनके लिए ही टीम पहल आगे बढ़ती है। आपने कहा कि यह पूरा काम आप निशुल्क करते हैं। जी। कोई इसके लिए संगठन से जोड़ने के लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं लेते। जी। आपने बताया कि आपने वेबसाइट बनाई है, आपने मोबाइल ऐप भी डिजाइन करवा रखा है, उसके अलावा संगठन को चलाने के लिए भी तमाम खर्चों की जरूरत पड़ती होगी। जी। इन सब कामों में जो खर्चा लगता है उसको कैसे मेंटेन करते हैं? ये मतलब एक नए रोचक तरीके का इसलिए है जी। कि टीएससीटी संगठन के साथियों से जो मैंने बात की तो उन्होंने कहा हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, संगठन चलाने के लिए, ऑपरेशन के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, मोबाइल ऐप बनवाने के लिए, उसका जो उसके पीछे तमाम खर्चे होते हैं, उन खर्चों को चलाने के लिए खर्चों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम सदस्यता शुल्क लेते हैं और नाम मात्र लेते हैं। आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं लेते, बिना एक पैसा किसी से लिए हुए आप काम कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो सदस्य देखेंगे, जो व्यूवर्स देखेंगे, उनको भी ये पता चलना चाहिए कि ये क्या प्रोसेस है। सर ऐसा है कि जब भी आप कुछ बड़े काम करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग तरह का कार्य है, एक परिवार जिसका सदस्य चला गया है, उनके परिवार के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अगर अपने पास से कुछ पैसा खर्च हो जाए इस पूरी प्रक्रिया में, तो हमें तो लगता है कि एक अच्छा मौका है आपके जीवन में कुछ ऐसा करने का। समाज के रूप में हम लोग कुछ समाज के लिए कुछ कर नहीं पाते कभी भी, तो एक मौका ऐसा है जिसमें आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। तो अगर कुछ पैसे खर्च हो जा रहे हैं और एक हमारी टीम है, कोर टीम है, सब लोग मिल के उसमें मदद करते हैं, जो भी खर्चे आते हैं आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसके लिए अगर आप अपने पास से पैसे खर्च भी हो जाए तो कोई ऐसा चीज़ नहीं कि उसके बारे में बहुत सोचना पड़े। लेकिन यह तो बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती कि आदमी जो संगठन चला रहा हो वो अपनी जेब से बार बार खर्च करके सांगठनिक जरूरतों को, जो संगठन खड़ा किया गया है उसकी जरूरतों को पूरा करे। केवल उसके पदाधिकारी और सदस्य ही बार बार खर्च करके चलाएं, यह क्या लंबे समय तक चलाया जाना संभव है क्या? जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि मुझे जो लगता है इसमें इतना खर्च है नहीं जितना एक तरह से दिखाया था। स्टार्टिंग की प्रक्रिया में खर्च ज़्यादा था, क्योंकि आप वेबसाइट मेकिंग करते हैं, इसके अलावा ऐप मेकिंग हो रही है, इसमें प्लस मंथली खर्च उसके होते हैं वेबसाइट के, और एनुअल खर्च होता है, तो वो एक खर्च है जो। अनुराग जी ये बताइए, बिना किसी पैसा लिए, बिना कोई सदस्यता शुल्क लिए संगठन को कैसे लंबे समय तक चलाया जाना संभव है? अगर आपकी सोच ऊंची हो और आप अगर ऐसी सोच रखते हैं अपने अंदर तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि इतने खर्च इस पूरी प्रक्रिया में है नहीं। शुरुआती खर्च ज़्यादा था, इसके बाद के जो भी हैं, हमें लगता है कि अगर बहुत आगे लेवल पर बढ़ता है तो हमारे जिला प्रभारी भी हैं, उनके माध्यम से भी चीज़ें आ सकती हैं, और बहुत मतलब मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी असुविधा है। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में आपका संगठन खड़ा हो गया है और कौन कौन से महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जो संगठन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? प्रदेश के लगभग हर जिले में हमारे साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ तक जिला प्रभारी है तो करीब 29 जिला प्रभारी हमारे हैं जो प्रदेश में नामित हैं। और जो प्रदेश का जो संगठन है उसमें मैं हूँ, मेरे साथ पीयूष चतुर्वेदी जी हैं जो कि संस्थापक है टीम पहल के, और
प्रदेश संयोजक हैं निर्भय सिंह जी, जो कि बाराबंकी में पोस्टेड हैं, और साथ में उमेश वर्मा जी हैं। उमेश वर्मा जी सह संयोजक हैं, जो कि पोस्टेड हैं सीतापुर में। ऋचा अग्रवाल मैम है, जो कि ललितपुर में पोस्टेड हैं। अनुराग तिवारी जी हैं, जो महोबा में पोस्टेड हैं, और प्रदीप त्रिपाठी जी हैं, जो कि बहराइच में पोस्टेड हैं। ये सह संयोजक हैं। तो टोटल 10 साथियों की एक कोर टीम है, और इसके अलावा 3 सदस्य और हैं। श्रीमती रीता गुप्ता जी, जो कि सहारनपुर में पोस्टेड हैं। श्री प्रदीप सिंह गहरवार जी हैं, जो कि लखनऊ में पोस्टेड हैं, और साथ में गिरीश पांडे जी हैं, जो कि गोंडा में पोस्टेड हैं। तो ये हमारी कुल 10 साथियों की कोर टीम है। और इसके अलावा अन्य जो हैं वो मंडल प्रभारी भी हैं, जिला प्रभारी भी हैं। तो इन सब साथियों के सहयोग से ही टीम पहल चल पा रही है, सारे साथियों का सहयोग है। तो अदरवाइज एक बात ये बताएं कि अभी क्या केवल जो आपके बैच के शिक्षक थे उन्हीं को सदस्यों के रूप में, पदाधिकारियों के रूप में आपने जोड़ रखा है, कि बेसिक शिक्षा विभाग में केवल आपके जनपद में ही हमारे ख्याल से करीब करीब 17 से 18 हजार शिक्षकों की संख्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों में संख्या है। तो अभी जो सदस्यों की संख्या 12,000 या 13,000 आपने बताई जी, तो अपने बैच के लोगों को ही जोड़ रखा है या दूसरे लोगों को भी? ऐसा नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी हैं, तो उन लोगों को भी आपने जोड़ा या नहीं जोड़ा, या आगे की क्या योजना है, संगठन के विस्तार की क्या योजना है? तो शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था तब सिर्फ ये प्राथमिक विद्यालयों के और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए ही व्यवस्था थी, क्योंकि हम लोग शुरुआती दौर में थे। तो पहले ये जानना जरूरी था कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वो किस रूप में हो पाएगा। तो ये स्टार्टिंग के 2 साल तक ये प्रक्रिया जो चली, उसमें सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक ही थे। 26 जनवरी 2023 को जब हमारे संगठन के 2 वर्ष पूर्ण हो गए और हमें लगा कि इस प्रक्रिया को हम लोग बखूबी निभा पा रहे हैं, तो फिर अन्य साथी जो बहुत दिनों से कॉल आ रही थी इनके भी, तो हमारे साथी थे शिक्षा मित्र, अनुदेशक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। इसके अलावा जो माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षक हैं, एडेड विद्यालय के शिक्षक हैं, इन सभी शिक्षकों को भी जोड़ने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की है, शुरू कर दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या माध्यमिक और एडेड जो आप बता रहे हैं, माध्यमिक मतलब जो इंटर कॉलेज हैं उनकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। तो क्या शिक्षा विभाग के बाहर भी संगठन को विस्तार देने की कोई योजना है क्या? अभी तो फिलहाल चूंकि हमने अभी 26 जनवरी को स्टार्ट किया है, तो अभी पहला जो है वो यही है कि पहले हम लोग सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय से आगे बढ़े हैं, और शिक्षा मित्र, अनुदेशक और जो आपको बताया मैंने माध्यमिक और एडेड के लिए। तो पहले इस प्रक्रिया को हम देखते हैं किस रूप में आगे कर पाते हैं, और इसकी सफलता असफलता पर निर्भर करेगा कि आगे हम आगे इसको किस रूप में लेके जाएं। जितनी भी जगहों पे आगे अगर बढ़ता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उन परिवारों की मदद हो सके, तो किसी भी विभाग के हों, आने वाले समय में सोचा जाएगा किस रूप में इसको हम। अभी वर्तमान में आप लोग क्या केवल मान लीजिए जो शिक्षक जीवन से हाथ धो बैठते हैं जी, उनके परिवारों को मदद कर रहे हैं, या मान लीजिए कभी कोई ऐसी दुर्घटना में घायल हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया, जो दोबारा काम पर नहीं लौट पा रहा है, या लौट भी पा रहा, तो अंग का उसका किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, गंभीर रूप से मतलब घायल हो गया, शारीरिक उसको क्षति हो गई, तो ऐसे लोगों को भी मदद का कोई काम करते हैं क्या? पहल ने अभी तक इस दिशा में आगे काम नहीं बढ़ाया है। हाँ, इसके पूर्व में एक हमने प्रक्रिया में आए थे, जिसमें आपको ध्यान शायद आपकी जानकारी में भी होगा इस चीज़ के बारे में, कि सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया हम लेके आए थे, जिसमें एसबीआई के जो पत्र था, एसबीआई का लेटर था, उसमें ये इस के बारे में जानकारी दी गई थी। और इसमें हम लोगों ने करीब 75 जिलों के बीएसएस के नाम एक लेटर जारी कराया था, जिसमें ये बताया गया था कि आप सभी शिक्षक जो हैं वो आपके अकाउंट में जो पैसा आता है, तो आपका सेविंग अकाउंट ही होता है, वो सैलरी अकाउंट में कन्वर्जन नहीं होता जब तक कि आप एप्लीकेशन नहीं देते हैं जी। और इस पूरी प्रक्रिया में आपका कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता है। तो एक एप्लीकेशन आप दीजिए, अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराइए, उस कंडीशन में आपका एक इंश्योरेंस हो जाता है, जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बोला जाता है। आपने बहुत रोचक बात बताई, सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट और सैलरी, मेरी जो जानकारी है, बहुत बड़े संख्या में शिक्षक या कर्मचारी हैं जिनके खाते में वेतन तो आता है, लेकिन वो बचत खाते ही हैं। हाँ। सैलरी वेतन खाता नहीं है जी। दोनों में क्या किस का डिफरेंस है, क्या लाभ हानि है, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपने बहुत रोचक बात शुरू की जी। एक्चुअली क्या है कि जो जितने भी सैलरीड पर्सन हैं, जितने भी सैलरी एम्प्लॉइज हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो,
तो सभी सैलरीड है तो जाहिर सी बात है उनका सबका वेतन एक अकाउंट में आता है। और अधिकांश क्या होता है कि आपका या तो जो है वो विभाग की तरफ से अकाउंट आपको एक जारी किया जाता है कि इस अकाउंट में पैसे आएंगे, या आपसे अकाउंट मांगा जाता है कि आप अकाउंट नंबर दीजिए, इसमें आपकी सैलरी आएगी। तो सामान्यतः सभी ने अपने अकाउंट खोल रखे होते हैं सेम अकाउंट, वो अकाउंट दे दिया जाता है और एक समान प्रक्रिया में सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। चूँकि इस तरह की घटनाएँ हमने देखी, जो कैजुअलिटीज़ हुई, एक्सीडेंट में हुआ और कैजुअलिटी हो गई और उसके बाद उनके परिवार की मदद का कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो मैंने काफ़ी दिन से इस पर सर्च कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ मिली। तो मुझे लगा कि शायद अवेयरनेस की कमी है हमारे बेसिक शिक्षकों में, कि चीज़ें हैं पर जानकारी नहीं है। कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता इसमें, केवल आपको एप्लीकेशन देना है, आपकी सैलरी आनी आवश्यक है उसमें। तो पहले तो SBI का हम लेके आए थे लेटर पैड, उसमें चीज़ें आई थी, लिखा था उसमें। और उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सब में ये चीज़ें स्टार्ट भी हो गई हैं। तो इसको हम लोग ने काफ़ी बड़े अभियान के तौर पे, मुझे लग रहा है 25% से ज़्यादा शिक्षक आज के दिन हमारे आ चुके हैं, सैलरी अकाउंट में कन्वर्जन हो चुका, बहुत बड़े अभियान के तौर पे इसको हमने चलाया था, ये अगस्त 2020 से। तो इसमें क्या होता है कि जब आप अपना एप्लीकेशन देते हैं और ये प्रक्रिया में आपका जो अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, उस कंडीशन में जैसे SBI है तो वहाँ पे 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। तो मतलब कोई कैजुअलिटी अगर हुई एक्सीडेंट में तो 15 लाख रुपए उस परिवार को बैंक की तरफ से मिलेगा, और जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है। तो एक ये चीज़ है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में जो आप लोन्स लेते हैं उनमें कुछ परसेंटेज का है, डिस्काउंट है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब जो 7 से 8 उसमें फीचर्स हैं, जो मैं आपको अगर PDF आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें आप देख पाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा फ़ायदा ये है इसमें, इस पूरे प्रोसेस में कुछ नहीं है, केवल एप्लीकेशन देना है, उस प्रक्रिया में आने के बाद ये बेस्ट मिलता है। तो जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि कोई घायल हो गया, तो चूंकि अगर आप ये जो प्रक्रिया में जाते हैं तो उसमें जो आपने कहा कि किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में ये क्लेम भी होता है 50% पे कितना अमाउंट मिलेगा, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो उस तौर पे भी हम लोगों ने कार्य किया हुआ है, टीम पहल के तहत नहीं करते पर अतिरिक्त रूप में कार्य किया है। अनुराग जी ने ये बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं तो ये कहूँगा कि यह वीडियो जितने भी लोग सुने, जिनके घर में भी यदि कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, निजी खाते में मतलब अपने बचत खाते में यदि सैलरी मंगाता हो विभाग से, तो वह अपने खाते को वेतन खाते के रूप में परिवर्तित कराए। इसके लिए उसको कोई धन नहीं खर्च करना है, केवल बैंक में एक आवेदन देना है, शाखा प्रबंधक या भी जो भी कोई काउंटर पर हो उससे मिले, उसको एक आवेदन दे और अपने खाते को बचत खाते से सैलरी एक वेतन खाते के रूप में परिवर्तित कराएं। वेतन खाते में आपको बैंक की तरफ से तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो बचत खाते में नहीं मिलती हैं, वह लाभ आपको मिलेगा, जैसा कि अनुराग जी बता रहे हैं। ये अपनी तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग में एक अभियान लंबे समय से, करीब पिछले 2-2.5 वर्षों से चला रहे हैं। लेकिन अगर कोई जो वीडियो जो भी सुने वह लोगों को जानकारी दे, जो नौकरी पेशा लोग हैं, बड़ी संख्या में ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है। अनुराग जी ये बताइए कि आपके अपने विभाग में कुछ शिक्षक संगठन भी हैं, आप अपनी तरफ से एक टीम बना करके काम कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों के पास एक बड़ा सदस्यता है, बड़ी सदस्यता है, उनके पास बहुत अच्छी खासी संख्या है सदस्यों की। तो क्यों नहीं उनको भी अपने साथ जोड़कर या खुद को उनके साथ जोड़कर ऐसा काम करते जिससे आपके सदस्यों की संख्या बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भी इससे लाभान्वित हो सके। जब निःशुल्क ही लोगों को जुड़ना है, कोई किसी को जुड़ने के लिए सदस्यता शुल्क नहीं देना है, किसी शिक्षक की अपनी जन हानि होने पर, उसकी अपने शरीर ना रहने पर उसके परिवार को मदद मिलती है। तो हमारे ख्याल से जो अमाउंट आप लेते होंगे सहायता के तौर पर, वह भी आप अपनी बात में बता दीजिएगा जी, और कि क्या कितना अमाउंट उसको सहायता के तौर पर देना होता है। और संगठन, किसी शिक्षक संगठन से क्यों आप नहीं जुड़ना चाहते, या अब तक आपने प्रयास नहीं किया, या किया तो क्या है, थोड़ा सा बताएं। पहली चीज़ तो ये कि सर, ये जो टीम पहल है ये एक स्वयंसेवी समूह मैं इसको मानता हूँ, ये कोई संगठन नहीं है, और विभिन्न संगठनों के साथी इसमें जुड़े हुए हैं। जितने भी आप संगठन देख रहे हैं, अधिकांश संगठनों के साथी जो अध्यक्ष मंत्री पद पे हैं, ऐसे लोग भी जुड़े हैं। अभी हाल ही में हमारा जो सहयोग हुआ था वो 4,71,000 रुपये हमने सहयोग किया है सीतापुर में। वो वहाँ पे UP-PSS के जिला मंत्री थे स्वर्गीय श्री संकेत वर्मा जी, उनके लिए हमने सहयोग किया। तो संगठन अलग नहीं है, सभी संगठन इसमें मिले हुए हैं, सभी संगठनों के लोग इसमें मिले हुए हैं। और जो आपने कहा कि अमाउंट कितना, तो वो ये होता है कि जो भी सदस्य हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, उन सदस्यों में से अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो वेरिफिकेशन करने के बाद
उनके जो नॉमिनी उन्होंने दिया है वेबसाइट पे, सदस्य पूर्व में रजिस्ट्रेशन के समय अपने नॉमिनी घोषित कर देते हैं कि इनको मदद हमारी न रहने पे मदद इनको की जाए। तो 100 रुपये की मदद प्रत्येक शिक्षक उनके परिवार को करते हैं। इस रूप में हमारा कार्य चलता है और ये सारा का सारा अमाउंट उनके खाते में जाता है जो उनके नॉमिनी है। हम लोग का किसी भी रूप में फाइनेंशियली मतलब कोई भी पैसा हम लोग नहीं लेते हैं इस पूरे प्रोसेस में। जो क्राउड फंडिंग आप कराते हैं वो क्राउड फंडिंग क्या टीम पहल के खाते में लेते हैं या व्यक्तिगत किसी के खाते में जाता है? नहीं, टीम पहल का कोई भी खाता नहीं है, खाता आज तक जारी नहीं हुआ, ना हम कभी खाता जारी करेंगे। तो ये जो भी पैसा है वो उनके जो नॉमिनी होते हैं तो उन नॉमिनी का अकाउंट नंबर वो जारी किया जाता है, उसी खाते में सभी लोग करते हैं। खाली उसका स्लिप अपलोड करते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट में हम लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। टीम पहल से यदि कोई शिक्षक या कोई जुड़ना चाहे तो वह कैसे जुड़े, इसकी भी थोड़ी सी प्रक्रिया बताएं। वेबसाइट है तो वेबसाइट का URL एड्रेस आप बता दें। हाँ। ऐप है तो ऐप से कैसे जुड़े, कहाँ से उसको डाउनलोड करें, कैसे जुड़े ये बता दें। जो आपने कुछ नंबर अगर जारी किए हों तो वो नंबर बता दें, उन नंबरों पर लोग संपर्क कर सकें, या कोई और तरीका हो तो वो भी बता दें जिससे लोग जो जुड़ना चाहें वो जुड़ सकें। अच्छा, तो जो टीम पहल है, टीम पहल की एक वेबसाइट है जो www.teampehal.com के नाम से, तो उस पर जाके और रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें बाकायदा एक है लिंक, उस पर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया है उसमें। अगर आप ऐप पे जाना चाहते हैं तो ऐप आप जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाएंगे और टीम पहल आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने एक ही आता है, वो लिख के आ जाता है। उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपने नंबर वगैरह भी जारी किया है, बताएं। नंबर हमने कोई ऐसा नहीं जारी किया। इसके बारे में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक तरफ तो शिक्षक के परिवार की मदद करना चाह रहे हैं, एक कस्टमर केयर नंबर जारी करना मतलब मुझे थोड़ा सा और लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सब जितने भी टीम में जुड़े हुए हैं, हमारे सारे जिला प्रभारी, पूरी कोर टीम, इवन ब्लॉक प्रभारी, वो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि हमारे ब्लॉक में या हमारे जिले में कोई घटना घटती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप मेरे पास कॉल कीजिए। तो इस चीज़ के लिए हम कॉल मतलब हम एक नंबर जारी करें कि कोई अदर पर्सन जो कि विभाग का नहीं है उसको हमने सारे नंबर अलॉट कर दें और वो सारे वेबसाइट देखे, सारी डिटेल्स देखें हमारी, है ना, और आप उसके पास कॉल करें, वो आपको जवाब दें, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैंने हमेशा ये कहा हुआ है कि जितने भी जिला प्रभारी हैं आप अपने जिला प्रभारी को कॉल करें, वो आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे। जो भी जानकारियां हैं आप मतलब सारे जिला प्रभारियों को नंबर दिए गए हैं। तो जो आपकी जो वेबसाइट है या जो मोबाइल ऐप है जिसको गूगल प्ले स्टोर से लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें क्या कुछ लोगों के नंबर हैं? जैसे मान लीजिए कोई आदमी जुड़ना चाह रहा है या संपर्क करना चाह रहा है, आप संपर्क नहीं कर पाए, किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हुई, वो खुद ही संपर्क करके बताना चाह रहा है, तो किसको बताए, कैसे बताए? इसमें क्या है, एक तो वेबसाइट पर नंबर पड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम समूह है उस पर भी, और इसके अलावा हमने क्या है कि अलग अलग जिलों के व्हाट्सएप समूह बना रखे हैं। उसमें वो सारे सदस्य हैं जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं, वो सब उसमें जुड़े हुए हैं। सारी सूचनाएं वहाँ पे जाती हैं और बीच बीच में वो हर महीने के 15 दिन में, एक हफ्ते में हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रदेश की पूरी जो जिला प्रभारी, कोर टीम सदस्य हैं, सबकी एक नंबर के साथ लिस्ट जारी करते रहते हैं, जिससे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो आप इन नंबर से किसी को भी कॉल कर दें। पूरे प्रदेश में जो भी जिला प्रभारी, किसी भी जिले में आप किसी को भी कॉल कर देंगे तो वो आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। सभी को पूर्ण जानकारी प्राप्त है इसके बारे में। संगठन के विस्तार मतलब सदस्यता विस्तार के लिए विभाग में और विभाग के बाहर, आपने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुछ संपर्क हुआ है लोगों से, विभाग में कैसे सदस्यता और बढ़ाएंगे जिससे जो मदद की सहायता राशि है वो और बढ़ सके? आपने कुछ ऐसा लक्ष्य तय किया हो कि हमारा जो टारगेट है, संगठन का जो टीम पहल का टारगेट है, वो हम ये करना चाहते हैं, इसके लिए अभी और सदस्यों को भी जोड़ेंगे, ऐसी कोई योजना है क्या? एक्चुअली हम बहुत पहले से इस प्रोसेस में आ चुके थे। बीच में मेरी माता जी, उनको कैंसर हो गया है, तो मैं पिछले 8-9 महीने से मैं थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हूँ, जिस वजह से बहुत इस प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाए। बाकी जो जिला प्रभारी हैं वो अपने स्तर से अपने ब्लॉक में, जिलों में इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि किस तौर पर हम लोग और अधिक से अधिक सदस्यों को इसमें जोड़ सकें। जितने अधिक सदस्य जुड़ेंगे इससे दो कार्य होंगे, एक तो वो एक तरह से वो इंश्योर्ड होंगे साथ में जुड़ने पे, दूसरी बात है कि जितनी बड़ी संख्या हमारी रहेगी उतना अधिक हम परिवारों को मदद कर पाएंगे। तो जी अनुराग जी, आपने बताया कि माता जी अस्वस्थ हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। नेशनल व्हील्स परिवार की तरफ से और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सब की तरफ से माता जी के लिए हम सब की प्रार्थना है ईश्वर से कि वह जल्दी स्वस्थ हों, और आप भी मानसिक तौर पर जो पीड़ा भोग रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि कोई परिवार में अस्वस्थ होता है तो परिवार के सदस्यों को थोड़ी पीड़ा होती है, उससे भी आप जल्द उबरें और माता जी भी स्वास्थ्य लाभ करें, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करें। और आप आए, आपने नेशनल व्हील्स को समय दिया,
अपनी बात रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो तेवर है संगठन को बढ़ाने का, खड़ा करने का, शिक्षकों या जो अन्य कर्मचारी जुड़ना चाहें उनके साथ जो मदद करने का आपका भाव है, यह अच्छा है और आपका संगठन तेजी के साथ विस्तार करे और जिससे इसके सदस्यों को अधिकतम राशि उपलब्ध हो सके। यह राशि एक ऐसी राशि होती है जो उस मौके पर जिसमें परिवार का कमाऊ सदस्य ना हो तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।